हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आपका प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पूरा यूनिट सेकंड कंप्लीट कर लेंगे। पार्ट वन मैंने करा दिया है यूनिट सेकंड का, और हाँ वीडियो थोड़ा डिले हो रही हैं, बट आप अब चिंता मत करना, अब बिल्कुल रेगुलर वीडियोस आएंगी और आप कंटिन्यूसली अब पढ़ते चले जाना। ठीक है, और इस वीडियो लेक्चर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं टारगेटिंग। टारगेटिंग क्या होता है? देखो, हमने पिछली वीडियो में सेगमेंट पढ़ लिया था। जब एक सेगमेंट हमने बना दिया है तो उसके बाद अब हम नेक्स्ट पे आते हैं टारगेटिंग पे। तो जब एक सेगमेंट कंपनी ने सेलेक्ट कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट को सेलेक्ट करना और फिर उनको टारगेट करना। मतलब मैंने सेगमेंट बना लिए हैं, अब मैं सेगमेंट में से ये चूज़ करी हूँ कि कौन से सेगमेंट में मैं अपना प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करूँगी। तो टारगेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इवल्यूटिंग ईच मार्केट सेगमेंट, अट्रैक्टिवनेस एंड डिसाइडिंग विच सेगमेंट टू एंटर। ठीक है, इसका गोल होता है कि जो मार्केटिंग के एफर्ट्स हैं वो मोस्ट प्रॉफिटेबल और स्ट्रैटेजिकल वैल्यूएबल सेगमेंट पे हम टारगेट करें। मतलब जो मेरे प्रोडक्ट के लिए सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट होगा मैं सिर्फ उसको टारगेट करूँ। तो अब देखो इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग अ मार्केट सेगमेंट, जो हमने कर लिया। फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि मार्केट सेगमेंट को हमने डिफाइन कर लिया डिस्टिंक्ट कस्टमर ग्रुप के बेसिस पे, और ये ध्यान रखना होता है कि सारे सेगमेंट जो है वो मीजरेबल, एक्सेसिबल, सब्सटेंशियल, एक्शनेबल और डिफरेंशिएबल होने चाहिए। मीजरेबल मतलब उनका साइज, परचेजिंग पावर, करेक्टरिस्टिक को हम देख सके। एक्सेसिबल मतलब कंपनी उन तक पहुंच सके और सर्व कर सके। अब मान लो अगर मैंने कोई एक ऐसा आदिवासी ग्रुप ले लिया, अब अगर मैं आदिवासी ग्रुप को टारगेट कर रही हूँ तो उन तक पहुंचने का जो कम्युनिकेशन चैनल है, हो सकता है कि मेरे पास कोई कम्युनिकेशन चैनल ही ना हो उन तक पहुंचने का, तो मैं क्या करूँगी? ठीक है। दूसरा सब्सटेंशियल का मतलब होता है कि ग्रुप बड़ा होना चाहिए और प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ठीक है। देन एक्शनेबल मतलब कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज भी होने चाहिए कि वो उन्हें टारगेट कर सके। देन डिफरेंशिएबल का मतलब है कि एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से क्लियरली पता चल रहा है कि वो क्लियरली डिफरेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है, एग्जाम्पल है स्मार्टफोन ब्रांड आइडेंटिफाई मार्केट सेगमेंट। उसने डिफरेंट मार्केट सेगमेंट आइडेंटिफाई करे अपने ब्रांड के लिए। क्या एक तो स्टूडेंट हो सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, या सीनियर सिटीजन हो सकते हैं। 3 सेगमेंट उन्होंने देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है डेवलपिंग सेगमेंट प्रोफाइल। अब जो सेगमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, पिछले स्टेप में जो सेगमेंटेशन था वहाँ पे मैंने सेगमेंट सिर्फ बनाए थे। अब मैंने सेगमेंट सेलेक्ट कर लिए हैं अपने, अब उन सेगमेंट का मैं डेवलप कर रही हूँ सेगमेंट प्रोफाइल। ठीक है, सेगमेंट प्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि हम डिटेल में सेगमेंट को पढ़ते हैं कि उनके डेमोग्राफिक का मतलब क्या है, जैसे एज रिलेटेड फैक्टर्स हो गए, ये सब डेमोग्राफिक फैक्टर में आते हैं। कितने मेल, कितनी फीमेल, ये सारे फैक्टर्स डेमोग्राफिक फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है, उनकी प्रीफरेंस, बाइंग हैबिट वगैरह हमने सबने देख ली। इससे क्या होता है कि हम सेगमेंट को क्लियरली समझ पाते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लो यहाँ पे, जैसे स्टूडेंट। अब हमने वहाँ पे क्या, पहले वाले स्टेप में 2 सेगमेंट में डिफरेंट सेलेक्ट किए थे। क्या, एक तो स्टूडेंट समिट के सेलेक्ट किए थे, दूसरे प्रोफेशनल्स सेलेक्ट किए थे। तो जो स्टूडेंट है वो अफोर्डेबल फ़ोन चाहते हैं जिसमें गुड गेमिंग फीचर हो, बट जो प्रोफेशनल्स हैं वो हाई परफॉर्मेंस फ़ोन चाहते हैं जिसमें प्रोडक्टिविटी फोकस डिवाइस हो। ठीक है, देन आता है इवल्यूटिंग मार्केट सेगमेंट। अब हम मार्केट सेगमेंट को इवल्यूट कर रहे हैं किस बेसिस पे? देखो, पहले साइज एंड ग्रोथ पोटेंशियल, मतलब क्या सेगमेंट बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं उसमें प्रॉफिट कमा सकूं। दूसरा, क्या वो ग्रो कर रहा है? अगर वो सेगमेंट ग्रो ही नहीं कर रहा है तो मतलब मैं बस उसमें जाऊंगी, अपनी एक पोजीशन कैप्चर कर लूँगी, बट फ्यूचर में मेरी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या वो प्रॉफिटेबल है, इनफ रेवेन्यू रिटर्न जनरेट करेगा? कंपटीशन कितना है? क्योंकि जितना अगर कंपटीशन बहुत हाई होगा तो आपको पता ही है कि कंपटीशन हाई होगा, प्राइस कम रखने पड़ेंगे, एंट्री करने में भी, अपने आप को स्टेबलाइज करने में भी बहुत दिक्कत होगी। देन एक्सेसिबिलिटी, क्या कंपनी के पास इतने क्या कंपनी उस ग्रुप तक रीच कर सकती है अपने एग्जिस्टिंग चैनल्स को यूज़ करके? एग्जिस्टिंग चैनल्स का बात हो रहा है, मतलब जैसे प्रमोशंस चैनल्स जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं,
क्या उन्हीं को यूज़ करके मैं आगे तक जा सकती हूँ। प्रमोशन चैनल्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो होते हैं उन सब की बात हो रही है। कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्स, क्या कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो उस मार्केट को सर्व कर सके। अब देखो जैसे एग्जांपल है कि एक लग्जरी कार है, एक लग्जरी कार कंपनी डिसाइड नॉट टू टारगेट मिडिल इनकम ग्रुप सेगमेंट, क्योंकि वहाँ पे लोअर प्रॉफिटेबिलिटी है। अब क्योंकि वो लग्जरी कार है, ऑफ कोर्स लग्जरी कार बनाने में बहुत पैसा लगता है तो उनकी कॉस्ट ही काफ़ी है। और अगर वो मिडिल इनकम ग्रुप को टारगेट मिडिल इनकम ग्रुप को टारगेट करेंगे तो उनकी कॉस्ट भी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मिडिल इनकम ग्रुप इतनी हाई फाई कार खरीदना प्रीफर नहीं करेगा, ठीक है, तो इसलिए वो उसको टारगेट ही नहीं करेंगे। देन आता है सेलेक्ट टारगेट मार्केट। देखो कंपनी चूज वन और मोर सेगमेंट टू सर्व बेस्ड ऑन इट्स एवोल्यूशन, ठीक है, जो भी हमने ऊपर एवोल्यूशन किया उसके बेसिस पे ही एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट ये सेलेक्ट करती है। अब यहाँ पे आती है टारगेटिंग स्ट्रैटेजी। देखो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी में यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोसेस का पार्ट है तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ, बाकी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसमें भी कवर करेंगे। सबसे पहले होती है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में क्या होता है कि हम सेगमेंट डिफरेंस को इग्नोर ही कर देते हैं और हम पूरे मार्केट को सर्व करते हैं एज एन वन ऑफर, एक ऑफर की तरह पूरे मार्केट को हमने सर्व कर दिया। ये सूटेबल होती है उन प्रोडक्ट के लिए जिनकी मास मार्केटिंग की जा सकती है, जैसे सॉल्ट, शुगर, कमोडिटी, ऐसे। देन डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में क्या होता है कि हमने मल्टीपल टारगेट सेगमेंट सेलेक्ट कर लिए हैं, हम टारगेट कर रहे हैं मल्टीपल सेगमेंट को और सबको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, मतलब एक सेगमेंट को अलग, दूसरे सेगमेंट को अलग, तीसरे को अलग। जैसे एक क्लोथिंग ब्रांड है तो उसने मैन, वुमेन और किड्स को चूज किया, ये 3 सेगमेंट हो गए उसके, 3 सेगमेंट। अब ये तीनों सेगमेंट को उसने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट सर्व करे, जैसे कि जो, अब देखो तुम्हें खुद पता है कि जो जेंट्स हैं उनके कपड़े अलग होंगे, वुमेन के कपड़े अलग होंगे। जैसे वुमेन्स को उसने साड़ी ऑफर कर दी, मान लो मैं ट्रेडिशनल दे रही हूँ सब कुछ, साड़ी ऑफर कर दी, सूट ऑफर कर दिए, ठीक है। किड्स के कपड़े अलग होंगे। देन कंसंट्रेटेड या निच मार्केटिंग। कंसंट्रेटेड या निच मार्केटिंग में क्या होता है कि आप ना बहुत ही स्पेसिफिक सेगमेंट को या निच को, मतलब बहुत छोटे सेगमेंट को प्रीफर करते हो। जैसे कंपनी जो लग्जरी वॉच बनाती है वो 3 to 5% ऑफ द हायर इनकम ग्रुप को ही प्रीफर करती है, जो बिल्कुल हाई इनकम ग्रुप होते हैं वही उसका मेन टारगेट रहते हैं। देन माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग या लोकल या इंडिविजुअल मार्केटिंग भी से कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो लोकल मार्केट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है या फिर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया जाता है। अब तुम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो स्टारबक का। स्टारबक में क्या होता है कि वो नेम लिख कर देते हैं, ठीक है, नेम लिख कर देते, तो वो क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल कस्टमर के लिए उसे कस्टमाइज करके देते हैं। अब यहाँ पे जैसे कस्टमाइज्ड स्नीकर बाय द ठीक है, ये भी आप ले सकते हो। देन आ जाता है पोजिशनिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब आता है कि हमने देखो अपना टारगेट मार्केट तो सेलेक्ट कर लिया, अब हमें अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना है। सो वंस द टारगेट मार्केट इज चूजन, नेक्स्ट स्टेप इज पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है कि हम एक अपनी डिस्टिंक्ट इमेज कंज्यूमर के माइंड में बना रहे हैं। जैसे कि डिस्टिंक्ट इमेज, जैसे कि टूथपेस्ट का एग्जांपल ले लो। टूथपेस्ट में कई सारे टूथपेस्ट आते हैं, जैसे कोलगेट है और पेप्सोडेंट है, ठीक है, ये डिफरेंट ब्रांड्स है। तो अब मेरे को ब्रांड्स कैसे याद है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपनी डिस्टिंक्ट इमेज मेरे माइंड में बनाई है एज एन कंज्यूमर। तो मुझे याद है, तुम्हें भी याद होगी कई सारी ब्रांड। अगर हम सोप की ब्रांड ले लें तो कई सारी सोप की ब्रांड भी तुम्हें भी याद होगी, है ना। तो ये हमें क्यों याद है, क्योंकि उन लोगों ने डिस्टिंक्ट इमेज हमारे माइंड में बनाई है। देन पोजिशनिंग डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। ये तो सबको पता है कि अगर हम पोजीशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को तो कॉम्पिटिटर से अलग मेरा प्रोडक्ट दिख रहा है। जैसे कि अगर मैं किस चीज़ की ले लूँ, साबुन की बात कर लेती हूँ, सोप की बात कर लेती हूँ, तो मैं लक्स के साबुन को संतूर के साबुन से अलग पहचान सकती हूँ, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं लक्स के साबुन को संतूर का साबुन बताऊंगी, संतूर के साबुन को लक्स का साबुन बताऊंगी, मैं अलग पहचान सकती हूँ। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ आ रहा होगा कि वो लोग भी पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंटली पोजीशन किया है हमारे माइंड में, और इसलिए हम अब कस्टमर उसके कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से उसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे एप्पल पोजीशन इट्स आईफोन एज अ प्रीमियम इनोवेटिव डिवाइस, नॉट जस्ट अ फोन। उसने एक अलग इमेज बनाई है अपने प्रोडक्ट की कि प्रीमियम प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं टारगेटिंग स्ट्रैटेजी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी से कई बार केस स्टडी भी आती है
और इसका सिंपल फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन इससे क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। अब देखो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी क्यों ज़रूरी है। टारगेटिंग स्ट्रैटेजी इसलिए ज़रूरी होती है ताकि हम अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से एलोकेट कर सकें और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को उस सेगमेंट के हिसाब से बना सकें जिसे हमने चूज़ किया है। तो पहला है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अनडिफरेंशिएटेड में मैंने जैसे तुम्हें ऊपर भी बताया कि यहाँ पे हम सेगमेंट डिफरेंस को इग्नोर कर देते हैं और एंटायर मार्केट को टारगेट करते हैं और पूरे मतलब मार्केटिंग मिक्स हमारा एक रहता है, मतलब एक प्रोडक्ट, एक प्राइस, एक प्रमोशनल अप्रोच रहता है यहाँ पे। और ये क्या करता है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर तक पहुंचता है और ये कॉमन नीड को फोकस करता है, मतलब किसी की इंडिविजुअल नीड को नहीं, कॉमन नीड को। जैसे अगर मैं बात करूं क्लोथिंग की, कपड़े की बात करूं, तो क्लोथिंग नीड सबकी अलग होगी, मैन की अलग, वुमेन की अलग, किड्स की अलग, ठीक है। और इसमें भी इनकम ग्रुप भी आ जाता है, इनकम ग्रुप के हिसाब से अलग प्रोफेशन भी आ जाता है। बट अगर मैं बात करूं सॉल्ट की, तो क्या ऐसा अलग होगा कि आदमी अलग नमक खाते हैं, औरतें अलग नमक खाती हैं, बच्चे अलग नमक खाते हैं? नहीं, ये कॉमन नीड है। तो ये कॉमन नीड जैसी चीज़ों को टारगेट करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, इकोनॉमी ऑफ द स्केल मिलता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है, जब आप मास प्रोडक्शन करते हो, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो, तो उसमें आपका क्या होता है, कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमी ऑफ द स्केल। दूसरी चीज़, ये बहुत ही सिंपल है और कॉस्ट इफेक्टिव है। अब भाई देखो, तुम्हें कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाने नहीं है तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, ये कस्टमर की प्रीफरेंस को इग्नोर कर देता है। चेंजिंग कस्टमर प्रीफरेंस हो सकता है भाई, सॉल्ट खाने में भी किसी की अलग प्रीफरेंस हो कि मेरे को ऐसा सॉल्ट खाना है, किसी को ऐसा सॉल्ट खाना है, तो उसको इग्नोर कर देता है और ये मे नॉट सेटिस्फाई एनी सेगमेंट फुल्ली। अब तुम पूरे सेगमेंट को, पूरे मार्केट को टारगेट करो तो हो सकता है कि तुम किसी भी सेगमेंट को फुल्ली सेटिस्फाई कर ही ना पाओ। जैसे अब इसका एग्जांपल है कि पहले कोका कोला जो थी वो एक सिंगल सॉफ्ट ड्रिंक ऑफर करती थी सारे कस्टमर को विदाउट द वेरिएशन, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग या सेगमेंट मार्केटिंग, यहाँ क्या होता है, फर्म 2 और मोर सेगमेंट को टारगेट करती है और उनके हिसाब से डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स को डिज़ाइन करती है, ठीक है। इससे क्या होता है, टोटल सेल्स बढ़ती है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल कस्टमर ग्रुप को हम उनकी नीड के हिसाब से सामान बेचते हैं। जैसे कि अगर क्लोथिंग की ही बात कर लो, तो क्लोथिंग में मैंने अपने 3 सेगमेंट चूज कर लिए, मैन, वुमेन एंड किड्स। अब मैं तीनों को अलग अलग टाइप के कपड़े बेचूंगी उनके हिसाब से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मैं मल्टीपल कस्टमर ग्रुप की जो नीड है उनके हिसाब से सेटिस्फाई कर रही हूँ, तो मेरी सेल्स भी बढ़ेगी और मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। एडवांटेज क्या है, हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन। भाई कस्टमर को अगर उसे जैसा सामान चाहिए वैसा मिल रहा है तो वो तो सेटिस्फाई रहेगा। स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयलिटी एज प्रोडक्ट कैटर डाइवर्स नीड। अब आप डिफरेंट ग्रुप की नीड को फुलफिल कर रहे हो इंडिविजुअली, मतलब अलग अलग, तो इससे क्या होगा कि आपकी ब्रांड की लॉयलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी, प्रमोशन और इन्वेंट्री भी आपकी ज़्यादा रहेगी। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है मारुति सुजुकी का। मारुति सुजुकी मल्टीपल कार मॉडल ऑफर करती है डिफरेंट इनकम ग्रुप के लिए, जैसे अल्टो, स्विफ्ट, टारगेट करने के लिए कस्टमर को डिफरेंट वेराइटी, मतलब जिनका बजट कम है उनके लिए कम बजट वाली कार बना के वो ऑफर करती है, जिनका बजट थोड़ा ज़्यादा है उनके लिए अलग। तो मारुति क्या है, इनकम के बेसिस पे उसने सेगमेंट कर रखे हैं, इनकम के बेसिस पे सेगमेंट कर रखे हैं और अब उसने उन सारे सेगमेंट को सेलेक्ट करके अब उनको वो डिफरेंट कार जो है वो प्रोवाइड करिए यूजिंग अ डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। अब नेक्स्ट आता है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। देखो कंसंट्रेटेड मार्केटिंग को नीच मार्केटिंग भी कहते हैं। यहाँ पे जो फोकस होता है, सारे मार्केटिंग एफर्ट्स जो हैं वो एक सिंगल या वेल डिजाइन सेगमेंट पे फोकस करते हैं। बहुत ही छोटे सेगमेंट पे फोकस किया जाता है, बट प्रॉफिटेबल। ध्यान रखना, छोटा सेगमेंट सेलेक्ट करें तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा, वो प्रॉफिटेबल होगा बट छोटा होगा। और इनका एम क्या होता है कि ये एक सेगमेंट को ही सेलेक्ट करे, काफ़ी छोटे सेगमेंट को, और उसी में स्पेशलिस्ट बन जाए ताकि ये कंपटीशन को बेटर हैंडल कर सके। इसकी एडवांटेज क्या है कि देखो आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है किसी भी स्पेसिफिक मार्केट में, क्योंकि आप जो है बस उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो। अब मैं इसको एग्जांपल देके समझाऊं तो मान लो अगर आप सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग ही पढ़ रहे हो पूरे सेमेस्टर, आपने कोई और सब्जेक्ट उठाया ही नहीं, आप यही पढ़ रहे हो,
और आप पूरे मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बस एक दिन किताब खोली प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की, फिर 4 दिन बाद, नहीं, आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो पूरे फोकस के साथ और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग ही पढ़ रहे हो, तो आपके प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में फुल मार्क्स आ ही जाएंगे। इट्स ऑब्वियस, क्योंकि आप सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हो, आप उसी चीज़ में स्पेशलिस्ट बन रहे हो। बट क्योंकि आपको सेमेस्टर में पूरे 7 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो आपको अपना फोकस डिवाइड करना पड़ता है, इसीलिए यही होता है, बैलेंस करके चलना पड़ता है। देन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड। अब आप इतने छोटे कस्टमर के सेगमेंट को फोकस कर रहे हो, तो आपको उनकी नीड की अंडरस्टैंडिंग तो अच्छे से होगी। देन डिसएडवांटेज क्या है, हाई रिस्क इफ सेगमेंट डिमांड डिक्लाइन। अगर देखो आप एक ही सेगमेंट पे फोकस कर रहे हो, अगर इस सेगमेंट की डिमांड डिक्लाइन हो गई, तो आपने तो भाई इसी सेगमेंट पे फोकस किया है, इसकी डिमांड डिक्लाइन हो गई तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। मान लो ऐसे कि आपने सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग ही अच्छे से पढ़ा है और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का पेपर ही सबसे हार्ड आ गया, आएगा नहीं, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का पेपर ही सबसे हार्ड आ गया, तो अब आपने बाकी सब्जेक्ट तो पढ़े नहीं थे, आपको ये उम्मीद थी कि प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग से ही आपके क्या कहते हैं सबसे अच्छे नंबर आ जाएंगे और सीजीपीए अच्छे बन जाएगी, बट अब इसी का पेपर हार्ड आ गया, तो अब कितना बड़ा रिस्क है। देखो बाकी सब्जेक्ट आपने पढ़े ही नहीं, तो अब आपकी सीजीपीए का क्या होगा, इसीलिए कहते हैं सारे सब्जेक्ट पढ़ो। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे रोलेक्स जो है, वो रोलेक्स आपको पता है लग्जरी वॉच बनाता है और ये फोकस करता है सिर्फ हाई इनकम ग्रुप पे और मास मार्केट को इग्नोर करता है। देन आता है माइक्रो मार्केटिंग। देखो माइक्रो मार्केटिंग ना निच मार्केटिंग से भी छोटे पे फोकस करता है या लोकल और इंडिविजुअल को ही फोकस करता है। इसका अप्रोच क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट है या मार्केटिंग प्रोग्राम है वो इंडिविजुअल कस्टमर के लिए या स्पेसिफिक लोकल एरिया के लिए बनाया जाए। लोकल मार्केटिंग जो है एक सिटी, नेबरहुड या स्टोर के हिसाब से अपने ऑफरिंग को कस्टमाइज कर लेता है, ठीक है। इंडिविजुअल मार्केटिंग, इसमें इंडिविजुअल मार्केटिंग भी आता है। इंडिविजुअल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल प्रीफरेंस के हिसाब से सामान को कस्टमाइज कर दिया जाता है। अब इसमें एडवांटेज क्या है कि भाई कस्टमर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहता है, क्योंकि भाई इंडिविजुअल के हिसाब से अपने सामान कस्टमाइज कर लिया। पर्सनलाइजेशन क्रिएट लॉयल्टी। अब पर्सनलाइजेशन देखो, अगर मैं हूँ, मैंने मेरे हिसाब से किसी ने प्रोडक्ट बना के दे दिया, तो दैट इज़ पर्सनलाइजेशन। अब अगर कोई मुझे पर्सनल प्रोडक्ट ऐसे बना के दे रहा है इतने पर्सनलाइजेशन के साथ, तो भाई मैं तो उसी से बार बार सामान खरीदूंगी ना। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सपेंसिव होता है और कॉम्प्लेक्स होता है मैनेज करना। अब अगर देखो सबकी नीड के हिसाब से तुम अगर प्रोडक्ट बनाओगे तो भाई कॉम्प्लेक्स तो होगा ना मैनेज करना। एग्जाम्पल क्या है इसका, Starbucks adjusts the flavor menu for local taste and also offer personalized drink for individual customer। अब यहाँ पे देखो मैंने इसको पूरा समझाया है जो अब तक तुमने पढ़ा है। पहले मार्केट सेगमेंटेशन होता है, फिर सेलेक्ट करते हैं टारगेट मार्केट और फिर हम पोजीशन करते हैं अपने प्रोडक्ट को उस मार्केट के अंदर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेटिंग। तो अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, टारगेटिंग पढ़ लिया। अब देखते हैं कि टारगेटिंग ज़रूरी क्यों है। तो देखो सबसे पहला रीज़न है टारगेटिंग ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमें अपने रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंटली यूज़ करना है। टारगेटिंग अलाउ करते हैं कंपनीज़ को कि वो अपने जो रिसोर्सेज हैं, टाइम, वैल्यू और एफर्ट, उन्हें बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ करें और सिर्फ उन रिसोर्सेज को वहीं पे लगाएं जहाँ पे उन्हें एम है कि वो उनके कस्टमर होंगे और उनसे सामान खरीदेंगे, ठीक है। फालतू में अपने रिसोर्सेज वेस्ट ना करें। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू सर्व एवरीवन, firm concentrate their advertising, distribution and product development where they will have maximum impact। जैसे लग्जरी कार मर्सिडीज बेंजी की बात कर लो, इसका फोकस क्या होता है कि ये सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट को सर्व करे रेदर देन मिडिल इनकम ग्रुप, तो अपने सारे रिसोर्सेज ही उसी में यूज़ करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखो अगर प्रोडक्ट या सर्विसेज हम बिल्कुल यूनिक नीड और प्रीफरेंस के हिसाब से बनाएंगे। मान लो मैंने अपने कस्टमर चुन लिए स्टूडेंट, मैंने देख लिया कि स्टूडेंट जो हैं, और इसमें भी मैंने मोबाइल फ़ोन के रिगार्डिंग देख लिया है स्टूडेंट को, ठीक है। मैं ये देख रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्मार्टफोन कैसे खरीदते हैं और क्या क्या फीचर्स देखते हैं। अब मेरे को पता चल गया कि स्टूडेंट्स स्मार्टफोन के फीचर्स क्या देखते हैं कि गेमिंग अच्छी होनी चाहिए। मान लो मैंने सोच लिया गेमिंग अच्छी होनी चाहिए, तो अब जो मैं स्मार्टफोन बनाऊंगी उसमें ध्यान रखूंगी कि गेमिंग बढ़िया हो, मतलब गेमिंग फीचर्स अच्छे डालूंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरा जो टारगेट था उनको मैं बहुत अच्छे से सर्व कर रही हूँ, बिकॉज मैं उनकी यूनिक नीड और प्रीफरेंस के हिसाब से अपना प्रोडक्ट बना रही हूँ। तो अब स्टूडेंट्स तो बहुत सेटिस्फाई फील करेंगे क्योंकि उनके हिसाब से उनको सामान मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जैसे जॉनसन एंड जॉनसन है, वो बेबी केयर प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं जो स्पेसिफिकली
पेरेंट्स के लिए होती है, उन पेरेंट्स के लिए जिनके पास छोटा बच्चा है, ताकि उसकी सेफ्टी और सेंसिटिविटी का ध्यान रखें। देन आता है थर्ड, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो टारगेटिंग जो है वो फर्म को एक क्लियर फोकस देती है सेलेक्टेड मार्केट के ऊपर, जिससे क्या होता है कि वो कॉम्पिटिटर्स से स्टैंड आउट कर पाता है। अब बाय स्पेशलाइजिंग इट निच, फर्म डेवलप एक्सपर्टीज, ब्रांड रेपुटेशन, स्ट्रॉन्गर कनेक्शन विद द कस्टमर। जैसे एप्पल फोकस करता है प्रीमियम कस्टमर को, और एक यूनिक, और उसने प्रीमियम कस्टमर को फोकस करता है, अभी सबको पता है क्यों, क्योंकि उसने अपना यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी बनाई है अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट। ठीक है, तो अब सबको पता है कि भाई जो एप्पल है वो जो भी प्रोडक्ट लेके आता है वो काफ़ी महंगा होता है, लेकिन उसको कोई दिक्कत भी नहीं है लोगों को, क्यों, क्योंकि उन्हें सबको पता है कि ये तो फोकस ही प्रीमियम कस्टमर को करता है, तो महंगा होता है तो मतलब प्रीमियरिटी शो करता है। अब वो अपने कॉम्पिटिटर से एप्पल बिल्कुल अलग दिखाई देता है। देन होता है हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो बिजनेस है वो स्पेंड करता है अपनी मार्केटिंग बजट सिर्फ रिलीवेंट ऑडियंस पे, तो वेस्टेज मिनिमम होती है, और इससे क्या होती है, कॉस्ट भी रिड्यूस होती है, और इससे हमारे जो चांसेस हैं हायर सेल्स और रेवेन्यू के वो बढ़ जाते हैं। जैसे फेसबुक ऐड अलाउ करता है बिजनेस को कि वो अपने टारगेट स्पेसिफिक डेमोग्राफिक को ही वो ऐड जो है वो शो करें। ठीक है, इससे क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आता है वो बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजिशनिंग। टारगेटिंग हेल्प करती है डिफाइन करने में ब्रांड की आइडेंटिटी और उसे पोजीशन करने में क्लियरली कस्टमर के माइंड में। जब कस्टमर जो है वो ब्रांड को फील करता है कि हाँ भाई ब्रांड मुझसे रिलेट कर रही है, तो वो उसके लिए लॉयल्टी डेवलप कर लेता है, और इससे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हमें मिलता है। जैसे एग्जांपल नाइक का जस्ट डू इट कैंपेन, अब इसने टारगेट किया था एथलीट को, फिटनेस एंथुसियास्टिक को, और पोजीशन किया था नाइक को एज अ मोटिवेशनल स्पोर्ट ब्रांड। तो इस टाइम पे लोग जो हैं, मतलब जो एथलीट है या फिर फिटनेस एंथुसियास्टिक लोग हैं, वो इस ब्रांड से कनेक्ट कर पाती है, इमोशन फील कर पाती है। सो इसी के साथ आपका जो यूनिट सेकंड है वो हुआ कंप्लीट। अब हम अगली वीडियो में आपका यूनिट थर्ड जो है वो कंप्लीट कराएंगे। यूनिट थर्ड का अब आएगा पार्ट 1। ठीक है, और ध्यान रखना, आपको अगर इस वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।